सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। आत्मवंदन। रॉ द लॉ ऑफ वन, यानी एक का कानून, एक का ज्ञान या एक के तरीके। दोस्तों, रॉ मटेरियल में दी गई जानकारी, सूचनाओं को मानना ना मानना आपकी फ्री विल है। मैं तो सिर्फ ये मटेरियल पढ़ रही हूँ। रॉ मटेरियल फ्री है। आप इस मटेरियल को किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए यूज करने पर स्वयं की जिम्मेदारी होगी। चलिए दोस्तों, आज के सत्र पे चलते हैं। सत्र 50, मई 6, 1981। जैसे कि रा हमेशा कहते हैं, हम रॉ हैं। हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं, क्योंकि रॉ कालरा के मुख से बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है। डॉन बोलते हैं, क्या आप कृपया मुझे कार्ला की स्थिति के बारे में संकेत दे सकते हैं? कि डॉन, कार्ला ये लोग सब साथी हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा उनके बारे में चिंता हो रही है, इसलिए वो पूछ रहे हैं रॉ से। तो रॉ बोलते कि वैसा ही है जैसे पहले बताया गया था, यानी पिछले सत्रों में भी हमने देखा था कि कार्ला की तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो बहुत सारे नेगेटिव हमलों के कारण थोड़ा सा कम ऊर्जा महसूस कर रही थी। इसलिए रॉ बोलते हैं कि जैसे पहले है वैसे ही है, यानी संपूर्ण तरह से भी ठीक नहीं है। डॉन बोलते हैं, पिछले सत्र में आपने बताया था कि अनुभव दक्षिणी ध्रुव के माध्यम से इकाई की ओर आकर्षित होती है। क्या आप उस पर विस्तार पूर्वक बता सकते हैं और आपने जो बताया था उसकी परिभाषा दे सकते हैं? तो दोस्तों, पिछले सेशन में बताया गया था कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने पर एक माध्यम लगता है और वो आकर्षित होता है, उसी के बारे में डॉन पूछ रहे हैं। रॉ बोलते हैं, इस जानकारी के अर्थ को समझने के लिए कुछ विचारों को सही दृष्टिकोण में सिद्ध करने की आवश्यकता है, यानी कि इसे ठीक से समझने की आवश्यकता है। दक्षिण या नेगेटिव ध्रुव वो है जो आकर्षित करता है। ये अपनी ओर उन वस्तुओं को खींचता है जो कि चुंबक की तरह उसकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए मन, शरीर, आत्मा, परिसर के साथ अनुभव का अंतर प्रवाह यानी इनफ्लो दक्षिण ध्रुव का अंतफ्ला यानी इनफ्लक्स है। आप इसे एक साधारण बयान मान सकते हैं, यानी कि इसे समझने का एक साधारण तरीका है। तो दोस्तों, यहाँ ये मूलाधार के बारे में बात की जा रही है कि एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है वो, और जो भी अनुभव होते हैं उसको नीचे से ऊर्जा के रूप में खींचता है ऊपर की तरफ, तो ये ऊर्जा पूरी ट्रैवल करती है नीचे के चक्रों से ऊपर की तरफ। आगे आप बोलते हैं, इसका सही मतलब ठीक से समझने के लिए इसका एकमात्र विशेष भाग ये है कि लाल किरण या बुनियादी ऊर्जा केंद्र
भौतिक शरीर का सबसे निचला या मूल ऊर्जा केंद्र होने के कारण इसे किसी भी अनुभव पर प्रक्रिया करने का पहला अवसर मिलता है। इस तरह से ही आप देख सकते हैं कि दक्षिणी ध्रुव का एक भौतिक स्थान मूल या लाल ऊर्जा केंद्र के साथ पहचाना जाता है। मन और शरीर के हर पहलू में मूल या बुनियाद को सबसे पहले कार्य करने का अवसर दिया जाता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि मूलाधार जो है वो सबसे नीचे है और कोई भी सोच होगा, कोई भी अनुभव होगा, वो पहले यही एक्टिवेट होगा। जैसा कि हम जानते हैं मूलाधार सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी जीने की कलाओं पे, डिजायर आपकी इच्छाएं, जीवन के कंफ्यूजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो रूट चक्र को ही पहली अपॉर्चुनिटी दी जाती है और फिर यहाँ से ही बाकी चक्रों को पर अनुभव की प्रक्रिया होती है। आगे ना बोलते हैं, ये अवसर क्या है? जीवित रहने या अपने अस्तित्व को बनाए रखना नहीं है क्या? यही प्रतिक्रिया की मूल संभावना है और इसे मन और शरीर दोनों के बुनियादी कार्यों की विशेषता के रूप में पाया जा सकता है। आप इस स्वाभाविक प्रकृति इंस्टिंक्ट को सबसे मजबूत पाते हैं और जैसे ही एक बार ये संतुलित हो जाता है तो खोजने वाले जिज्ञासु, जिनको सीकर भी कहा जाता है, के लिए बहुत कुछ खुल जाता है। दक्षिणी ध्रुव तब अनुभव किए जाने वाले डेटा का अवरोध को बंद कर देता है और मन और शरीर के ऊपर के ऊर्जा केंद्रों को उन अवसरों का लाभ उठाने का अवसर मिलता है जो कि इन अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं। उनका यही कहना है कि अगर हम सर्वाइवल में नहीं रहे, अगर हम जिंदा ही नहीं रहे, तो अनुभव का कैसे कैसे अनुभव लेंगे? तो अनुभव ही लेना बुनियादी है और बैलेंस करना है रूट चक्र पर। और ये उस समय नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी पहलू को दोनों तरीके से आपको देखना है, उसमें नेगेटिव क्या हो सकता है और पॉजिटिव क्या हो सकता है। दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है कि मेडिटेशन ही वो स्टेट है जिसमें बैठकर ही हम चक्रों को संतुलित कर सकते हैं। ये भाग दौड़ की जिंदगी में ये पॉसिबल नहीं है। आगे डॉन बोलते हैं, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि यहाँ से इकाई को अनुभव प्राप्त होता है या उसकी ओर आकर्षित होता है? तो यहाँ साउथ पोल के बारे में बात करी जा रही है, यानी सबसे निचले स्तर चक्र। रॉ, ऐसा हम अपनी समझ के कारण कहते हैं कि यही माध्यम द्वारा मिले अनुभवों की घटना की प्रकृति है और किसी भी इकाई की जागरूकता में इसका प्रवेश इसी मूल ऊर्जा केंद्र से होता है। थोड़ा अपने अनुभव के हिसाब से बोलते हैं कि हमने अपने अनुभव में देखा है कि माध्यम के द्वारा ही प्रक्रिया होती है और सर्वाइवल की से ही शुरू होती है और यहीं से अवेयरनेस यानी जागरूकता होती है, मिलती है। डॉन आगे बोलती है, क्या आप इसका उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे एक इकाई किसी विशेष अनुभव से संबंधित माध्यम को आकर्षित करने के लिए एक परिस्थिति बनाती है और तब वो माध्यम कैसे प्रदान किया जाता है या सीखा जाता है? यानी कैसे सिचुएशन डिजाइन की जाती है, जो मूवी जो हम बोलते हैं वो कैसे डिजाइन की जाती है? तो रा बोलते हैं, ऐसा उदाहरण दिया जा सकता है। तो डॉन बोलते हैं, क्या आप ये उदाहरण देंगे? रॉ बोलते हैं, हम अनुमति के लिए कार्ला की चेतना को स्कैन करने के लिए रुके थे ताकि उसके अनुभव संबंधी माध्यम का उदाहरण के तौर पर उपयोग किया जा सके। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो रा कहना चाहते हैं कि हम कार्ला का उदाहरण लेना चाहते हैं, लेकिन हम उसको स्कैन कर रहे थे, क्या वो अनुमति देगी? क्योंकि वो तो मेडिटेशन स्टेट में है। आगे बोलते हैं, ये एक उदाहरण है और ऐसी इकाई जो विकास क्रम की प्रक्रिया को जानती है वो इससे अनुमान लगा सकती है। जन्म लेने से पहले कार्ला ने ऐसे साधनों को चुना जिसके द्वारा माध्यमों से के प्राप्त होने की बहुत अधिक संभावना थी। कार्ला बिना किसी लाभ या उम्मीद की उपेक्षा किए प्रेम और रोशनी को व्यक्त करने की इच्छा रखती थी। कार्ला ने आध्यात्मिक कार्य को पूरा करने के प्रयास के लिए भी प्रोग्राम किया था और इस काम को पूरा करने के लिए और इस काम में उसकी मदद करने के लिए, उसका साथ देने के लिए उसने साथी दोस्त भी चाहा था। यानी कार्ला ने जन्म से पहले ही सारे रिसोर्सेस चुने थे, कब क्या माध्यम लगना है। आगे बढ़ते हैं, ये समझौते एग्रीमेंट्स उसके जन्म से पहले किए गए थे। पहली योजना यानी प्रोग्राम कार्ला के तथाकथित माता पिता और भाई बहनों के साथ था। इस योजना से उसे उस परिस्थिति के लिए ऐसे माध्यमों के अनुभव मिले जिसमें वो बिना किसी उम्मीद या इच्छा के सभी के साथ अपने उज्जवल व्यक्तित्व को साझा कर सके।
दूसरी योजना में कई इकाइयों के साथ समझौते शामिल थे। इन समझौतों से उसे आपके समय स्थान और स्थान समय की निरंतरता में कार्य और मित्रता भाईचारे के माध्यमों को अनुभव करने के अवसर मिलते और आगे भी मिलते रहेंगे। यानी उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनके कारण और भी उनको अनुभव मिलेंगे। दोस्तों, हम तो जानते ही हैं कि पैदा होने से पहले हम एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको एग्रीमेंट भी कहा जाता है, वो बनाते हैं और अपने हायर सेल्फ को दे के आते हैं, ताकि जब हम कहीं भटक जाए तो सही समय पे वो माध्यम लग के हमें सही रास्ते पर ले आए। आगे ऐसी कई घटनाएं, इवेंट्स इस योजना का हिस्सा है, जो केवल कार्ला के लिए ही थी, जिसके होने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का संबंध आपकी सामाजिक संस्कृति से है। यानी कि जन्म लेने के बाद उसके आसपास का माहौल कैसा होगा। इन घटनाओं में रहन सहन की प्रकृति या जीवन यापन का स्तर, आपके कानूनी ढांचे यानी गृहस्थ जीवन में शामिल संबंध, और जहां वो जन्म लेगी उस समय उस समाज की स्थिति शामिल है। कार्ला ने इस जन्म को इस तरह समझा जा सकता है कि ये कटाई के समय ही होना था। यानी कार्ला ने जो अपने जन्म के पूर्व जो प्लान किया था, वो ऐसा किया था ताकि वो इसी समय आए, हार्वेस्ट के समय आए और सोसाइटी को अपना सहयोग या मदद दे सके। आगे बढ़ते हैं। इसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये योजनाएं आपकी लाखों लोगों पर लागू होती हैं, जो विकास क्रम के बारे में जागरूक है और जिन्हें दिल से काफी इच्छा है कि वो प्यार को समझे और उसकी कंपनता, चमक को प्राप्त करके आगे बढ़ सके। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्होंने सीखने के लिए किस तरह की योजना बनाई है, बल्कि उनका लेना देना दूसरों के साथ होता है कि वो उनसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ना कि घटनाओं के साथ। उनका लेना देना दूसरों को देने से होता है, ना कि उनसे लेने से। क्योंकि प्रेम के सबक, अभ्यास की प्रकृति ऐसी होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं। जो इकाई नेगेटिव रूप से कटाई योग है, वो इस समय खुद के प्रति अपने प्रेम को साझा करने का प्रयास करते हुए पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनके सबक काफी अनियमित होते हैं, क्योंकि वो वर्तमान में मन, शरीर और आत्मा के विकास क्रम की प्रकृति और तरीके को समझने में असमर्थ रहते हैं। यहाँ इन प्रक्रियाओं पर उन लोगों द्वारा पहरा दिया जाता है जो सेवा में रहते हुए हमेशा सतर्कता की निगरानी करते हैं। यहाँ ऐसी कोई इकाई नहीं है जिनकी सहायता नहीं की जाती है, चाहे वो रचना की एकता के बारे में आत्म जागरूकता के माध्यम से की जाए या आपके खुद के गार्जियन के माध्यम से, जो कम प्रगतिशील मन, शरीर, आत्मा को एकता के किसी भी स्थायी विभाजन से बचाते हैं, जब तक कि आपकी घनत्वता के पाठ जारी रहते हैं। डॉन आगे पूछते हैं, क्या आप खुद के प्रेम को साझा करने वाले नेगेटिव झुकाव का उदाहरण दे सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इससे नेगेटिव झुकाव कम हो सकता है। क्या आप उस विचार को विस्तार पूर्वक बता सकते हैं? रॉ बोलती है, हम परिचित लोगों के उदाहरण का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आजादी का उल्लंघन होगा। इस प्रकार हमें सामान्य बातें ही करनी होगी। इरा बोलते हैं कि हम किसी की भी फ्री विल के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर हमने किसी ऐसे पहचान वाले के बारे में बता दिया, तो आप उन्हीं के बारे में सोचोगे और उनकी जीवन के बहुत सारे पहलू उजागर हो जाएंगे जो वो नहीं चाहते। आगे रा बोलती है, नेगेटिव झुकाव वाली इकाई या जीव वो है जो महसूस करता करती है कि उसे ऐसी ताकत मिल गई है जो उसके अस्तित्व को अर्थ देती है, ठीक उसी तरह जैसे पॉजिटिव झुकाव वाला महसूस करता है। ये नेगेटिव इकाई इस समझ को दूसरे को देने का प्रयास करता है, आमतौर पर एलिट्स को बनाकर, फिर उन एलिट्स के द्वारा शिष्यों को बनाने की प्रक्रिया से, और दूसरे को गुलाम बनाने की आवश्यकता और अधिकार को सिखाकर, जिसमें उस नेगेटिव इकाई का भला हो। इस तरह वो दूसरी इकाई ये मानने के लिए मजबूर हो जाती है कि वो इन नेगेटिव इकाइयों पर निर्भर है और उन्हें इनके मार्गदर्शन और ज्ञान की आवश्यकता है। दोस्तों, यहाँ ये बोला जा रहा है कि नेगेटिव झुकाव वाले भी सिचुएशन में महसूस करते हैं कि उनको कुछ पावर मिल गई है, पर ये पॉजिटिव वालों के साथ भी है, पॉजिटिव झुकाव वालों को भी पावर मिलती है।
लेकिन यहाँ बात नेगेटिव झुकाव वालों के बारे में हो। तो नेगेटिव झुकाव वालों को लगने लगता है कि मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही है और वो यही सोच दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। फिर एलाइट्स बना देते हैं और वो एलिट्स अपने अंदर नीचे वालों को चलाते हैं, वे नीचे वाले और शिष्य बनाते हैं और अल्टीमेटली लास्ट में उन शिष्यों के मन में ये बीज बोया जाता है कि तुम स्पेशल हो, तुम दूसरों से अलग हो। इस तरह से उनको और इम्पोर्टेंस दिलाते हैं। तो नेगेटिव इकाई का ऊपर वालों का तो भला होता है और नीचे वाले क्या मानने लगते हैं कि हाँ यही लीडर है, ये इस पे हम डिपेंड करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारा कोई भला कर ही नहीं सकता, ये लीडर ही कर सकता है। इसीलिए वे उन पे पूरी तरह से उनके मार्गदर्शन और ज्ञान की तरफ ही देखते हैं, उन पे निर्भर हो जाते हैं। दोस्तों ये सत्र लंबा है तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। मैं आप सबको अनंत रचिता के प्रेम प्रकाश और शांति और शक्ति के बारे में छोड़ूंगी। आदरणीय मेरे दोस्तों, थैंक यू मुझे सुनने के लिए। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.